अस्सलाम वालेकुम। ADU 406 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल सर तनवीर की है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे MCQs यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हाउ मैनी की कंपोनेंट्स आर देयर इन द प्रोविंशियल मॉडल फॉर द डेवलपिंग द कम्पिटेंसीज। अब जो प्रोविंशियल मॉडल है उसके 4 जो होते हैं ना की पॉइंट्स होते हैं, की कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने सबको कन्फर्म किया MCQs को। कुछ इसमें है डाउट कुछ MCQs पे, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूँगी। फर्स्ट है नॉलेज, तो सेकंड है स्किल्स, थर्ड है एटीट्यूड्स एंड फोर्थ वन है वैल्यूज। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये हमारे पास की कंपोनेंट्स कहलाते हैं प्रोविंशियल मॉडल फॉर डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज की। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ द जो हैरी विंडो मॉडल रिप्रेजेंट्स द थिंग्स दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ। अब देखें बात हो रही है थिंग्स दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ, तो इसको बोलेंगे ओपन एरिया। इसके अलावा भी बाकी होते हैं हमारे पास, जैसे ब्लाइंड एरिया होता है, हिडन एरिया भी आ सकता है, ऑप्शन अननाउन भी आ सकते हैं। इनको भी हम बारी बारी देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास ओपन एरिया जो है ना बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन द जो हैरी विंडोज मॉडल। 4 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास ओपन एरिया, दूसरा है ब्लाइंड एरिया, हिडन एंड अननाउन। अब देखिए ओपन की डेफिनेशन देखिए, नाउन टू सेल्फ एंड अदर्स, खुद को भी पता हो और दूसरों को भी, तो ये ओपन एरिया होगा। ब्लाइंड का मतलब अननाउन टू सेल्फ, खुद को हमें पता नहीं है बट नाउन टू अदर्स, लेकिन दूसरों को इस चीज़ का पता है। और जो हिडन एरिया हमारे पास वो होता है नाउन टू सेल्फ बट अननाउन टू अदर्स, और अननाउन का मतलब दोनों के लिए ही अननाउन, सेल्फ के लिए भी और अदर्स के लिए भी। तो ये जो हैरी विंडोज मॉडल के 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनके नेम भी ये हैं और इनकी डेफिनेशन भी, यहाँ से जो भी MCQ आएगा आई होप वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कनेक्टेड रिफ्लेक्शन एज अ प्रोसेस ऑफ द पेडागोगिकल थिंकिंग। अब रिफ्लेक्शन बोलते हैं कोई एक्शन का जो रिएक्शन आता है, या जब कोई चीज़ इंसिडेंट करते हैं तो बाउंस बैक होके आए तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे या फीडबैक समझ लें। अब ये जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिंक्स द थ्योरी टू द प्रैक्टिस एंड द क्वेश्चंस एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल ठीक आंसर है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन ये वाले बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना लिंक थ्योरी टू प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन एक्सपीरियंस सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंटोर। अब पहले तो आपको मेंटोर का पता होना चाहिए। अगर इसके आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो मेंटोर हमारे पास होता है पर्सन हु इज बीइंग मेंटोर्ड। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं, आप समझ लें कि ये एक टीचर है और मेंटीज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स हों। मतलब कि मेंटीज जो होंगे ना वो अनएक्सपीरियंस्ड होंगे, यंगर होंगे, और जो मेंटोर होगा वो उसको हेल्प करेगा, गाइड करेगा विद इन टाइम, या जो भी गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड करेगा, तो वो बोलेंगे कि वो मेंटोर है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन ऐसे समझ लें जैसे टीचर और स्टूडेंट का होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास था, एक सेकेंड, ऑप्शन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंटोर। अब फॉलोइंग तो हमें गिवन नहीं है यहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्पॉन्सरिंग जो है ना वो उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेंटोर का। अब स्पॉन्सरिंग को भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंटोर स्पॉन्सरिंग विच मीन्स एडवोकेटिंग फॉर एंड सपोर्टिंग द मेंटीज। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है एडवोकेटिंग और सपोर्टिंग द मेंटीज। मेंटीज कौन होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नॉट कंस्टिट्यूट प्रोफेशनलिज्म। ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन। अब नॉट की बात की उन्होंने, बाकी अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी और नेग्लिजेंस, तो मेरे ख्याल से ये, मेरे ख्याल यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है निग्लिजेंस। रिफ्लेक्शन, इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो कंस्टिट्यूट प्रोफेशनलिज्म में फॉल करते हैं, लेकिन जो निग्लिजेंस है ना वो फॉल नहीं करता। इस वजह से निग्लिजेंस यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। बाकी अगर आपको आपको दूसरा जो है रिफ्लेक्शन अगर बेहतर लगता है तो आपने सॉलिड रीजन के साथ आपने कमेंट कर देना है ताकि बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। Which of the following is a quadrant conscious model relates when the professional practitioner is aware of the relevance of the skill। तो इसको बोलेंगे conscious incompetence। मतलब ये वो स्टेज होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है उसको अपनी उसको स्किल्स की इम्पोर्टेंस का तो पता होता है लेकिन उसके पास स्किल्स होते नहीं हैं, तो इसको बोलेंगे कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। कॉन्शियस वैसे बोलते हैं शऊरी होना, मतलब कि हर चीज़ का सेंस होना, सेंसिबल होना, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस। और ये यहाँ पे ये MCQs इसका ठीक लगा हुआ है। ये देखें,
इसको मैंने चेक किया अभी। Which of these is necessary for the development of the pedagogical understanding and professional identity? तो एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो है ना, ये हमारे पास नेसेसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन देखिए, डैश आर द बिलीव्स दैट आर बिहाइंड द कैजुअल रिलेशन ऑफ आवर फ्रेम्स। ये अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस हम बोलें तो उर्दू में इसको कहते हैं मफरूज़े, मतलब बिफोर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से पहले जो हम फर्ज कर लेते हैं उसको हम अजम्पशंस बोलते हैं। और ये बिलीव्स होते हैं दैट आर बिहाइंड द कैजुअल रिलेशन ऑफ आवर फ्रेम्स। ये इसका ठीक आंसर है। एक सेकेंड, ये देखिए अजम्पशंस। नेक्स्ट है द जो हैरी विडोज हैज़ अ क्वाड्रेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एब्सोल्यूट नोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम द अदर्स, मतलब डायरेक्टली हम किसी दूसरे से जो सीखेंगे उसको हम एब्सोल्यूट नोइंग बोलेंगे। और बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो भी हम अभी देखेंगे। ये देखें, जैसे हमारे पास ट्रायल और एरर भी आ सकते हैं और सेल्फ डिस्कवरी भी आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी ऑप्शन में आ सकता है। तो लर्निंग फ्रॉम अदर्स जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट नोइंग होती है और इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज टीचर्स, बुक्स और मेंटोर्स रेदर देन द थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये यहाँ पे हमारे पास ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है open area in the जो हैरी विंडोज will expand dash with the feedback from the others in your team। तो इसको बोलेंगे हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का मतलब टीम के जो मेंबर्स होंगे ना, वो उनका जो लेवल होगा वो सेम होगा, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी, तो इसको हॉरिजेंटली बोलेंगे। अगर अगर टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करें या लो लेवल मैनेजर से बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो हम उसको बोलेंगे वर्टिकल। वर्टिकल वो होगा। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है क्योंकि सबका स्टेज जो है ना वो सेम। विच वन ऑफ दीज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी? इसका राइट आंसर है इवेल्युएशन। इसको हम अभी देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी को, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। ये देखें, evaluation is traditionally considered one of the highest level of the Bloom's taxonomy because it involves a judging, क्योंकि ये इसके अंदर जजिंग की चीज़ शामिल है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। कौन सा? इवेल्युएशन। उसके अलावा जो ऑप्शन बन सकते हैं, नॉलेज भी आ सकता है, एनालिसिस भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन भी बन सकती है। ये ऑप्शन मैंने खुद जनरेट करवाए हैं जीपीटी से। हो सकता है कि आपके ऑप्शन डिफरेंट हो, लेकिन आपने स्टेटमेंट को और एग्जैक्ट आंसर को आपने याद रखना है। Which one of the following is the most important question and reflective practitioner can ask the final step of the Higarty's framework for the रिफ्लेक्शन? इसको इसका जो होगा ना करेक्ट आंसर वो है व्हाट डिड यू लर्न, कि आपने क्या सीखा। ये इसका ठीक आंसर है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये ठीक है। नेक्स्ट वन है which of these quadrant of the जो हैरी विंडोज represents the thing that you know about yourself? तो इसको बोलेंगे हिडन एरिया। एक सेकेंड, ये हिडन है या नहीं, मैं इसको कंफर्म कर लूँ। जी, ये हिडन एरिया ही है, ये हमारे पास ठीक आंसर है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है यू नो अबाउट योर सेल्फ बट अदर्स डू नॉट नो, लेकिन दूसरे नहीं जानते। कंप्लीट स्टेटमेंट वैसे देख लें, यहाँ पे हाफ स्टेटमेंट गिवन है कि थिंग्स दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ। इसको कंप्लीट करें तो नेक्स्ट आएगा बट अदर्स डू नॉट नो, तो इस वजह से ये हिडन एरिया जो है ना वो ठीक है। Which of the following has to reduce the blind area and expand the open area of the person in the team context? तो ये होता है हमारे पास फीडबैक। ये भी इसका ठीक है आंसर। ये देखें, नेक्स्ट चलते हैं। इससे आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। क्यूरीज इन यूज मीन्स, इसका मतलब होता है फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डिवेलपिंग द आइडियाज। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंटोर? ये स्पॉन्सरिंग रिपीट हो रहा है। Which one of these quadrant of the Joe Harry windows represents the things that are unknown by you and are unknown by the others? वही जो 4 जो रूल्स है ना वो आपने याद कर लेने हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अननोन, क्योंकि इसमें आप भी अननोन है और अदर्स भी जो है ना वो भी अननोन है, तो अननोन इसका ठीक है। जो हैरी विंडोज के जो 4 क्वाड्रेंट्स है ना वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हैं डिपेंड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द थिंकिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। ये इसका जो है वो ठीक आंसर है। एक सेकेंड, सुबह से ओपन हुई पड़ी है ना फाइल, तो प्लीज वो स्टक हो रहा है बार बार। ये देखें,
डिपेंड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, ये इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट वन है which of the following is a written record of your experiences feelings about the planning and preparing the delivering lessons, तो इसको बोलेंगे प्रोफेशनल रिफ्लेक्टिव जर्नल। नेक्स्ट वन है डैश और द बिलीव्स दैट आर बिहाइंड द कैजुअल रिलेशन ऑफ आवर फ्रेम्स, इसको बोलेंगे assumptions। नेक्स्ट वन है which one of these is the highest level of the Bloom taxonomy evaluation, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। What is the necessary to overcome the personal challenges for the effective reflective practice, तो इसको बोलेंगे, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो और है, मैं आपको बता देती हूँ अभी थोड़ी देर, एक मिनट। हाँ, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इसका है सेल्फ अवेयरनेस। क्यों है, रीजन देखिए, इज इसेंशियल फॉर द ओवरकमिंग द पर्सनल चैलेंजेस इन द इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव practice. It allows the individuals to recognize their strengths, limitations, and bias, making it possible to reflect honestly and make the meaningful improvements. इस वजह से जो सेल्फ अवेयरनेस है ना वो ज़्यादा सूटेबल आंसर है एज कम्पेयर टू मिसकंसेप्शन। इसको मज़ीद मैंने कंफर्म भी किया है, तो ये अब फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वन है बीइंग ओपन माइंडेड मीन्स द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर शुड बी ऑल एक्सेप्ट, ये भी इसका जो है ना इस पे भी डाउट है, अभी मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव वैसे यहाँ पे ठीक है, इसकी जो बाकी ऑप्शंस बन सकते हैं, क्यूरियस बन सकता है, ओपन टू द फीडबैक या विलिंग टू द चेंज, तो रिफ्लेक्टिव जो है ना रिफ्लेक्सिव यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए बीइंग एबल टू डू समथिंग skillfully without having to consider everything closely is the unconscious competence, ये इसका जो है ना ठीक आंसर है, unconscious competence। नेक्स्ट वन प्रोफेशनल नॉलेज रिलेट्स टू विच ऑफ दिस काइंड ऑफ द नॉलेज, ये प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशन हो मतलब प्रोफेशनल हो जाना, तो उसको हम बोलेंगे ये सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट वन है रिकग्नाइजिंग द गैप इन योर नॉलेज, ये हमारे पास होता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। नेक्स्ट वन है इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ द बिलीव्स गाइडिंग द टीचर्स प्रैक्टिसेस दैट आर बेस्ड ऑन देयर प्रियर लाइफ एक्सपीरियंस, इसको बोलेंगे पर्सनल प्रैक्टिस थ्योरी, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। ये देखें पर्सनल थ्योरी, इसका एग्जैक्ट नेम है पर्सनल थ्योरी is a systematic set of the beliefs that guides the teacher's practice and develop from their prior life experience. Which one of the following is crucial to shape the pedagogical thinking, ये हमारे पास होता है articulation of the ideas, ये ठीक है इसका आंसर। ये क्या होता है हमारे पास, articulation ideas is a crucial to shaping the pedagogical thinking because it involves expressing, organizing and clarifying the thoughts. नेक्स्ट वन है द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द ओपन एरिया इन द जो हैरी विंडोज इन्वॉल्व्स सेल्फ डिस्क्लोजर, ये भी इसका ठीक ऑप्शन है। अब ये जो है ना ये भी इसका रॉन्ग लगा हुआ है, क्योंकि देखिए SWOT एनालिसिस इज यूज टू आइडेंटिफाई, अब ये जो एब्रीवेशन है ना यहाँ पे S फॉर स्ट्रेंथ हो गया, W फॉर वीकनेस हो गया, लेकिन OT को यहाँ पे इन्होंने आंसर में डिस्क्राइब नहीं किया, तो इस वजह से ये इसका रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर बनेगा हमारे पास बोथ ए एंड बी, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी आ जाएंगे उसके अंदर और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये एब्रीवेशन जो हमारे पास गिवन है SWOT, O फॉर हमारे पास हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर हो जाएगा थ्रेट्स, तो इस वजह से ये चारों चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी और ये चारों आप याद कर लें, ये इसका एब्रीवेशन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है डायमेंशनल इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड, इसका आंसर गिवन नहीं है, तो इसका आंसर मैंने खुद अभी सर्च किया, तो इसका आंसर है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। डायमेंशनल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स टीचिंग थ्रू द मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस सच एज नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वन है dimensional instructions include reframing the concepts to improve the level of learning across the multiple contexts, ये भी इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट वन है बेंजामिन ब्लूम मेजर वर्क इन कॉग्निटिव, ये भी ठीक आंसर है। हैविंग द पेडागोगिकल नॉलेज इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म, करेक्ट आंसर है इसका।
The Joe Harry Windows is a communication model used to improve the understanding for the individuals and between the individuals. ये भी इसका correct answer है. All the barriers to reflective practice except lack of the critical thinking. ये भी ठीक आंसर है. और making the sound judgment in the work related situations is an attribute of the dash competence. ये ethical competence की एक हमारे पास उसकी attribute है. Frames are influenced by the metaphors, or frames are structures of beliefs and perception, values, and appreciation. All are the questions related to the inductive and actions planning except how I will develop this concept. Reflection is a dash process, is a cyclical process. Which one of the following evidence of the reflective practice? हमारे पास होता है reflective writing. A reflective practitioner needs to have the clear idea of the what needs to be. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको इससे हेल्प हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.